लोग देखे थे पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि आविष्कार और खोज में क्या अंतर होता है। तो नवीन समुद्र मार्ग की खोज के कारण क्या होता है कि ये जो हमारे यूरोपियन कंट्री थे, ये जो है कि विभिन्न देशों को खोजने लगे। खोजने के बाद रास्ता बस खोजे थे, समझे? ये नहीं कि देश खोज दिए थे, देश आप पैदा कर दिए थे, कहीं हेराया भुलाया था, नहीं। बस इन्होंने रास्ता खोज दिया, वो भी कौन सा रास्ता? समुद्री मार्ग। और यूरोप से जो है कि बाकी महाद्वीप के देश थे वो कनेक्ट हो गए। और इस सिलसिले में अगर हम आप लोगों को बात करें तो ब्राज़ील की खोज पुर्तगालियों ने की थी। यानी सर्वप्रथम समुद्री मार्ग ब्राज़ील तक जाने के लिए कौन खोजा? पुर्तगालियों ने खोजा। अमेरिका की खोज कोलंबस ने किया था। देखो क्या होता है, आप लोग को इंटरेस्टिंग बात, कोलंबस ढूंढ रहा था किसको? इंडिया। इंडिया इंडिया वेयर इज़ इंडिया, वेयर इज इंडिया। चला गया कहाँ? अमेरिका। और अमेरिका में जब चला गया तो वो समझा कि यही इंडिया है, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद उसे पता चला कि दिस इज़ नॉट इंडिया, यह इंडिया नहीं है, समझे? तो इसलिए कोलंबस कहाँ के थे? स्पेन के थे। तो अमेरिका की खोज किसने किया था? कोलंबस ने किया था। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने किया था? कुक ने किया था, जो कहाँ का था? ब्रिटेन का था, समझे? न्यूजीलैंड की खोज तस्मान ने किया था, जो कहाँ का था? हॉलैंड का था। और हमारे भारत का खोज पुर्तगाली सबसे प्रथम भारत आए, उन्होंने ही खोज किया था, जिसका नाम था वास्को डी गामा, 1498 ईस्वी में, समझे? तो अब क्या होता है, इसने एक समुद्री मार्ग खोजा, और यह समुद्री मार्ग खोजने में इसका हेल्प कौन किया? तो इसको पहली बार हेल्प किया एक गुजराती था। केप टाउन साउथ अफ्रीका में ये एक गुजराती से मिला, और इसने अहमद इन मजीदी से ये जो है कि रास्ता पूछा, समझे? और रास्ता पूछ करके यह जो है कि ने रास्ता बताया, जो गुजराती था, किसको? वास्को डी गामा को। अच्छा चलो भारत चलना है, अच्छा चलो हम ले चलते हैं, समझे? और क्या होता है कि जो इस जहाज़ से आता है उसका नाम जो है कि ग्रेबियल जहाज़ होता है। तो ग्रेबियल जहाज़ से वास्को डी गामा अहमद इन मजीदी की सहायता से भारत आया, समझे? इतना क्लियर? अब तक का निष्कर्ष ये था। और जब ये भारत आया 1498 में, तो ये मसाला ले गया, यहाँ से मरीच ले गया। मरीच जानते हो ना, ब्लैक पिपरमेंट, मरीच। तो ये जब मरीच ले गया तो यूरोप में 60 गुना मुनाफा अधिक कमाया। 1 गुना 2 गुना अधिक नहीं, 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया। अब इससे क्या हुआ कि यूरोप के ये पुर्तगाल की जो कंपनी थी, जो पुर्तगाल के लोग थे, जो पुर्तगाल की व्यापारिक कंपनियां थी, उनको और प्रोत्साहन मिला भारत में आने को। फर्स्ट सेंटर जब पुर्तगाली आए थे तो उन्होंने कोचीन केरल में खोला था 1503 ईस्वी में, समझे? तो पहले जो है कि क्या है, व्यापार की दृष्टि से है, समझे? लेकिन व्यापार के बाद उन्होंने सोचा यहाँ पर अगर हम राजनीतिक नियंत्रण कर लें तब और बढ़िया होगा, हमें और मुनाफा होगा, समझे? तब इन्होंने क्या किया कि प्रथम प्रमुख पुर्तगाली गवर्नर के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे प्रमुख पुर्तगाली गवर्नर में तो बहुत है, समझे? लेकिन जो प्रमुख हैं उनका हम डिस्कस करेंगे। फ्रांसिस्को डी अल्मोडा पहले आए और उन्होंने शुरू किया एक पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी का अंतर्गत मतलब होता है, ब्लू मतलब समंदर को नीला दिखाया गया है मैप में, और वाटर तो यानी जितने भी भारत का ये सतही इलाका है जो समुद्र से घिरा हुआ है, इस पर जो है कि हम लोग क्या करें, नियंत्रण कर लें, और भारत के जितने भी समुद्री व्यापार हैं उसको अपने हाथों में ले लें। ये किसका क्या नाम था? फ्रांसिस्को डी अल्मोडा का। तो इन्होंने जो पॉलिसी चलाया था उसका नाम था ब्लू वाटर पॉलिसी, समझे? अब ध्यान देना, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, यह भी मेन थे, मुख्य की चर्चा हम लोग करेंगे। अल्फांसो डी अल्बुकर्क क्या थे? ये जब इन्हें वास्तव में भारत में पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक माना जाता है। यानी जो पुर्तगाली शक्ति थी उसका वास्तव में संस्थापक कौन किया था? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने किया था। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने क्या किया था बच्चों, अगर हम आप लोग को बता दें तो इन्होंने कोचीन को ही केंद्र बनाया और गोवा को अपनी राजधानी बना दिया। क्या बना दिया?
गोवा पर अपना नियंत्रण कर लिया, गोवा पर अटैक कर दिया, समझे। अटैक करके और वहाँ के शासक थे यूसुफ शाह, उनसे लड़ करके उनसे जो है कि क्या छीन लिया, गोवा को छीन लिया। और जब गोवा को छीन लिया तो गोवा पर नियंत्रण कर लिया। तो इसलिए इनको जो है कि भारत में वास्तविक पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक किसे माना जाता है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है, समझे। कोचीन को इन्होंने केंद्र बनाया और इन्होंने जब आए तो इन्होंने मुख्य चीज़ें क्या की कि भारतीय लड़कियों से शादी कराया, यानी जो पुर्तगाली लड़के थे उनकी भारतीय लड़कियों से शादी कराया, मैरिज टू इंडियन गर्ल, ये इनके मुख्य चीज़ें जो थी उन्होंने किया। फिर सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया। उन्होंने क्या किया कि सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया। और इसके बाद जो गवर्नर आए, जो मेन है, वो थे नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा का जो मेन काम था वो क्या था कि गोवा को राजधानी बना दिया। किसको राजधानी बना दिया, गोवा को राजधानी बना दिया। अब हम आप लोगों को बात कर दें कि ये था पुर्तगाली आगमन में। अब जानते हैं पुर्तगाली सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए थे। आए थे कब, 1503 ईस्वी में, 1498 ईस्वी में पहली बार वास्को डी गामा गया था। 1503 में कंपनी बैठा दिए थे और गए भी थे तो सबसे लास्ट में गए थे, समझे। अब बात करेंगे आप लोगों को, हम आगे बताएंगे अभी ना। अगर हम आप लोग को बता दें इन पुर्तगालियों ने भारत में योगदान क्या दिया था, समझे। पुर्तगालियों ने भारत में क्या योगदान दिया था, तो भारत में अगर पहला प्रथम प्रिंटिंग प्रेस अगर किसी ने लाया था तो पुर्तगालियों ने लाया था। 1556 ईस्वी में इन्होंने गोवा में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस भारत में लाने में योगदान दिया था, समझे। फिर अगर हम बात करें आप लोगों को फसल में, तंबाकू हो गया, लाल मिर्चा हो गया, टमाटर हो गया, कहवा हो गया, ये सब जितने भी फसल थे इत्यादि फसल, ये सब भी लाने में किसका मुख्य योगदान है, पुर्तगालियों का ही योगदान था, समझे। अब अगर हम बात करें आप लोगों को जहाज़ निर्माण की जो कला है, जो जहाज़ निर्माण करने की जो इंजीनियरिंग कला है, उसको भी सर्वप्रथम किसने लाया था, पुर्तगालियों ने ही लाया था, समझे। अब नेक्स्ट बात करेंगे कि इसके अलावा धार्मिक, अब जब आएंगे तो उनके धर्म आदमी अगर होता है, मतलब वहाँ के जो यूरोप है वहाँ के लोग ईसाई धर्म के मानने वाले थे, तो इन्होंने सबसे पहले चर्च का निर्माण करा था भारत में। कौन, पुर्तगालियों ने, सेंट थॉमस केरल। वहीं पर जो है कि सबसे पहला चर्च है सेंट थॉमस केरल, जिसका निर्माण किसने कराया था, पुर्तगालियों ने करवाया था, समझे। अब प्रमुख पादरी, पहले जो पादरी थे भारत में जो आने वाले थे, अब जो प्रमुख पादरी थे वो कौन थे, फ्रांसिस्को जोवियर। देखो पादरी कौन होते हैं, जैसे हम हिंदुओं में पंडित होते हैं, समझे, और हमारे मुसलमानों में मौलाना होते हैं, तो उसी तरह से जो प्रमुख होते हैं पुजारी, उन्हीं को हम लोग जो है कि अलग अलग नामों से जानते हैं अलग अलग धर्मों में। तो ईसाइयों में जो प्रमुख पुजारी होता है, जो प्रमुख होता है धर्म का, उसे हम लोग पादरी कहते हैं, फादर भी कहते हैं, पादरी कहते हैं, समझे। अब ध्यान देना कि ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया इनके योगदान के बारे में, लेकिन हम लोग ये पढ़ेंगे अब की बार तुमसे एक चीज़ आप लोगों को बताए थे कि जो पुर्तगाली थे वो सर्वप्रथम तो भारत में आए, लेकिन सबसे अंत में गए भी थे। तो इनका जो प्रमुख और अंतिम गवर्नर था वो था एंटोनियो। कौन था, एंटोनियो। और एंटोनियो जो है कि प्रमुख अंतिम गवर्नर था मैनुअल एंटोनियो। और ऑपरेशन विजय के तहत 16 दिसंबर 1961 को गोवा को आज़ाद कर लिया गया पुर्तगालियों के द्वारा। अंग्रेज़ तो चले गए थे लेकिन पुर्तगाली जा ही नहीं रहे थे, समझे। तब क्या हुआ कि ऑपरेशन विजय चला गया, उन्हें घेर करके उन्हें चारों तरफ से हम लोगों ने घेर दिया। हमारी जो सेना थी ना, उसको नौसेना भी घेर ली, एयरफोर्स भी घेर ली और मिलिट्री भी घेर ली। वो बेचारे अपने मन चले गए, हम जा रहे हैं, समझे। तब क्या हुआ कि ये बेचारे 1961 में चले गए, छोड़ने को तैयार नहीं थे, समझे। लेकिन जब लौर बरसेगा तो भाई बौर उखड़ेगा, समझे। तो इनको जाना ही पड़ा, समझे। कैसे जाना पड़ा, ऑपरेशन विजय के तहत। तो 16 दिसंबर 1961 को गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद कराया गया और इसको ही गोवा का मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है, समझे। और अब बता जाए कि गोवा ही एकमात्र ऐसा राज्य है बच्चों जहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। आप लोगों ने गाना सुना होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब क्या होता है कि समान यूनिफॉर्म, सबके लिए समान क्या हो, नागरिकता के नियम हो, समझे। उसको ही कहते हैं यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये राजनीति से रिलेटेड क्वेश्चन है।
कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है? वह एकमात्र गोवा है। समझे? गोवा फेमस है विस्की बियर के लिए। आप लोगों ने गाना सुना भी होगा, गोवा वाले बीच पे आंखें मीच के गाना है। तो गोवा किसके लिए फेमस है? दरअसल विस्की के लिए और अपने बीच के लिए फेमस है। बहुत छोटा राज्य है गोवा। समझे? गोवा पुर्तगालियों के अधीन ही रहा। अंग्रेज आ गए भले, लेकिन गोवा पुर्तगालियों के ही अधीन रहा। समझे? गोवा बहुत छोटा है। भारत का अगर सबसे छोटा राज्य है ना तो गोवा है। समझे? 3200 उसका कुछ जो है कि एरिया है, मात्र 3200 एगो जिला इतना बराबर होगा। समझे? लेकिन सबसे संपन्न राज्य भी क्या है? गोवा है। तो अब हमने पढ़ लिया भारत में पुर्तगालियों का आगमन। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरे नंबर पर कि भारत में आखिर जो हमारे नेक्स्ट थे वो कैसे जो है कि आते हैं, डच का आगमन कैसे होता है। समझे? अब आगमन के बाद हम लोग जानेंगे कि पुर्तगालियों के बाद कौन आता है भारत में? डच आते हैं। समझे? तो जो हॉलैंड के और नीदरलैंड के जो निवासी होते हैं उनको ही हम लोग डच कहते हैं। क्या कहते हैं? डच कहते हैं। जैसे जापान के लोगों को हम लोग क्या कहते हैं? जापानीज कहते हैं। जैसे हम लोग जो है कि क्या करते हैं, रूस के लोगों को क्या कहते हैं? रसियन कहते हैं। तो वैसे ही हॉलैंड या नीदरलैंड के निवासी को हम लोग डच कहते हैं। समझे? हॉलैंड और नीदरलैंड एक ही देश का नाम है। समझे? जैसे इंडिया और भारत एक ही देश का नाम है, लेकिन हम आप लोगों को बता दें कि ये जो हॉलैंड है ये नाम कैंसिल हो गया है। वहाँ की सरकार ने ये कह दिया है कि अब हमारे देश का नाम हॉलैंड नहीं रहेगा, हमको केवल नीदरलैंड के नाम से ही जाना जाएगा। और नीदरलैंड के ही निवासियों को क्या कहा जाता है? डच कहा जाता है। समझे? और इनकी जो राजधानी है आज वो एम्स्टर्डम में है। कहाँ पर है? एम्स्टर्डम में है। तो भारत में आने वाले प्रथम डच नागरिक कौन थे? ये आए थे 1596 में। और भारत में आने वाले प्रथम डच नागरिक कौन थे, हम लोग ये जाने। तो कार्नालिस एंड हाउटमैन, ये जो है कि दो व्यक्ति थे जो भारत में सबसे पहली बार जो डच नागरिक थे, ये कहाँ आए थे? भारत आए थे। कौन थे? कार्नेलिस एंड हाउटमैन। हॉटमैन नहीं, हाउटमैन। कार्नेलिस एंड हाउटमैन। समझे? अब 1602 ईस्वी में डच कंपनी की स्थापना होती है। यानी डच कंपनी की स्थापना कब होती है? 1602 ईस्वी में आते हैं तो अपनी कंपनी की स्थापना करते हैं। लेकिन क्या होता है कि इनकी पतन का मेन कारण क्या था कि 1759 में, अगर हम बात करें आप लोगों को, 1759 में बेदरा का युद्ध होता है। क्या होता है? बेदरा का युद्ध होता है। और जब बेदरा का युद्ध होता है तो किसके किसके बीच होता है? अब जहाँ पर दो शेर रहेंगे तो ये बताओ जल्दी, दोनों बने पटेगा नहीं। समझे? दोनों कोई एक ना जीतेगा, कंपटीशन होगा तो। समझे? तब क्या होता है कि भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन होता है। तो ये नहीं कि अकेले आए थे ना, एगो देश की कंपनी आई थी। पुर्तगालियों की आई, डच की आई, धीरे धीरे जो है कि अंग्रेज़ों की आई, अंग्रेज़ों के बाद डेनिशों की आई, डेनिशों के बाद इस फ्रांसीसी आए। अब ये तो आए थे भारत में पांचों व्यापार करने के लिए, भारत की समृद्धि को देख करके। लेकिन किसी एक का ही तो प्रभुत्व स्थापित होगा। तब क्या हुआ, ये पांचों देश अपने में लड़ने लगे कि भारत मेरा है तो भारत मेरा है, भारत मेरा है तो भारत मेरा है। समझे? और उसमें जो विजयी हुआ वो अंग्रेज विजयी हुए थे। और तब जो है कि भारत में अंग्रेजी राज्य स्थापित हुआ। अगर सोच लो, पुर्तगाली अगर सबको हरा दिए होते तो भारत पुर्तगाल का गुलाम होता। फिर हम ये नहीं कहते कि अंग्रेज के गुलाम थे हम कहते पुर्तगाल के गुलाम थे। समझे? अगर डच विजयी हो जाते तो हम लोग डच के गुलाम होते, फ्रांस विजयी हो जाता तो फ्रांस के गुलाम होते। समझे? क्योंकि यूरोप वाले उस समय उपनिवेशवाद उस समय चला रहे थे। तो उस समय ब्रिटेन सबसे ताकतवर था बाबू लोग। उस समय ब्रिटेन बहुत ताकतवर था, कारण कि ब्रिटेन में ही औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो चुकी थी। समझे? और ब्रिटेन की नीति जो थी वह बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही रोचक थी। वह एक और ब्रिटेन शक्तिशाली था उस समय। अगर सर्वाधिक देशों पर अगर किसी का कब्जा होगा तो ब्रिटेन था। बड़े बड़े देश को ब्रिटेन ने गुलाम बनाया था। अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, और ये भारत के जितने 5 गो देश बिगड़े हैं भारत से वो सब हो गए। समझे? 71 गो देश को ब्रिटेन ने गुलाम बनाया था, एगो दूगो नहीं। अब क्या हुआ कि डच में और अंग्रेज में, इन दोनों में लड़ाई हो गई कि भारत मेरा होगा, भारत मेरा होगा। कब? 1759 ईस्वी में। इस युद्ध को कहा जाता है बेदरा का युद्ध।
बेदरा का युद्ध कर्नाटक, बेदरा कहाँ है? कर्नाटक में। तो बेदरा का कर्नाटक युद्ध होता है डचों के बीच और अंग्रेज के बीच। तो अंग्रेज का नेतृत्व कौन कर रहे थे? रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे। कौन कर रहे थे? रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे। तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया कि उन्होंने डचों को हरा दिया। अब जब डच हार गए ना, तो अभी स्ट्रगल नहीं करिए, एक ही इसे मारे रॉबर्ट क्लाइव की, ये एकदम छिटा के फेंका गए, समझे? तो अब क्या होता है कि ये सब छोड़ के अब भारत का सपना छोड़ो। डच वाले कहें कि भारत का सपना छोड़ो, अब जो है कि हमें अपना ध्यान कहाँ देना है? मलेशिया पर ध्यान देना है, इंडोनेशिया पर ध्यान देना है। और इन सब में जो है कि क्या हुआ कि ये सब जो डच थे वह कहाँ पर चले गए? मलेशिया चला गया, इंडोनेशिया हो गया, उधर चले गए। यानी जो भी दक्षिण पूर्व भारत के देश थे, जो दक्षिण पूर्व भारत में देश है, मलेशिया हो गया, फिर इंडोनेशिया है, उन सब पर ये जो है कि अपना कब्जा करने चले गए और भारत को छोड़ दिया। कहे भाई ले, अंग्रेज़ों को ही, अंग्रेज से हार के मुँह बना के बासी जैसा लौट के चले गए, समझे? अब क्या होता है कि अंग्रेज केवल डचों को ही नहीं हराए। हम 5 कॉलम बनाते हैं, ABCDE, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांस। इन सब में विजयी होता है। ये पांचों जो है कि भारत के लिए लड़ने लगे, और इनमें जो विजयी होता है वो होता है कौन? अंग्रेज, जो तीसरे नंबर पर आए थे। और इस तरह से भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना होती है। तो अंग्रेज़ों का आगमन किस तरह से हुआ, अंग्रेजी राज्य की स्थापना किस तरह से हुई, ये हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, देखेंगे। अभी तक के लिए आप सभी को जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।